Hello students, I am Dr. Rahul Kaushik from Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ये फोर्थ टॉपिक है आपके सेकेंड यूनिट का न्यूट्रास्यूटिकल्स का, आपके सिलेबस हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स विच आर यूज्ड इन IBS and GIT diseases. IBS here stands for irritable bowel syndrome and GIT gastrointestinal disturbances. The disease which occurs in gastrointestinal tract, we will study the health benefits of nutraceuticals in those diseases. So let's begin with our presentation. तो आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता क्या है, क्या इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है और कैसे उसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को वहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम आप देखो तो इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे आपकी जो फंक्शनिंग होती है और बिहेवियर आपके इंटेस्टाइन का वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली आपकी बॉडी में जो मसल्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइन को कवर करके रखती हैं, वो एक नॉर्मल पैटर्न में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करती हैं। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन एक नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल वे में होता है। लेकिन उसी मैकेनिज्म से जो आपका फूड है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करता है, राइट फ्रॉम योर ईसोफेगस टू योर इंटेस्टाइन। लेकिन जब इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है या फिर कोई डिस्टर्बेंसेस होती है इस रिलैक्सेशन और इस कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में मसल्स के, तो आपको IBS देखने को मिलता है। जो IBS है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, इट इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंटेस्टाइन्स। नॉर्मली द मसल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन दे इंटरमिटेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मूव फूड अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नॉर्मल होगा तो उसमें आपका फूड जो है आपके माउथ से, ईसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए सीधा इंटेस्टाइन तक जाएगा और बीच बीच में जो एब्जॉर्प्शन वगैरह होने न्यूट्रिएंट्स के वो होगा। लेकिन जब इरिटेबल बोवल सिंड्रोम की कंडीशन होती है उस समय पे क्या होता है, जो ये पैटर्न है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का वो डिस्टर्ब हो जाता है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ अनकम्फर्टेबल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर दुनिया में एवरेज देखा जाए तो करीब करीब 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको IBS या इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट जिनको इरिटेबल बोवल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको फीसिस मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, उनको IBS नॉर्मली होता ही होता है। अब देखते हैं हम लोग कि IBS के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, कि कैसे हमें पता चले कि हमें कोई इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है या नहीं है। तो पहला जो सिम्टम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिपेशन, आपको बदहज़मी होगी, अच्छे से आपका खाना जो पचेगा नहीं, आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक मिक्स्ड बिहेवियर मिल सकता है आपके इंटेस्टाइन का, कि आपको डायरिया भी हो रहा है और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा अगर आपका IBS है तो। इसके अलावा मिक्स बोवल हैबिट्स के अलावा यू कैन हैव म्यूकस इन योर बोवल मूवमेंट्स, आपको पस मिल सकता है, म्यूकस मिल सकता है आपके बोवल में, वाइट कलर का डिस्चार्ज होगा वो आपके बोवल के साथ निकलेगा। इसके अलावा फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बोवल मूवमेंट, आपको बहुत टाइम बैठने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपका जो पेट है वो अभी खाली नहीं हुआ, आपको वैसे सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा यू कैन हैव लूज एंड मोर फ्रीक्वेंट स्टूल्स। तो दीज आर द मेन सिम्टम्स। और इसके साथ साथ, इन सिम्टम्स के साथ साथ आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको बार बार जो है जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा अपना पेट साफ करने के लिए। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज, हमें पता होना चाहिए कि भाई इस सब के पीछे कॉज क्या हो सकता है। तो कॉज में आप देखें, जैसे आप देख सकते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन इंटेस्टाइन, इट इज़ द मेजर कॉज। जैसे हमने देखा भी था कि भाई जो हमारी ये डिसऑर्डर है इसके पीछे कारण भी यही होता है। और ये डिसीज जब हो जाती है तो वहाँ पे होता भी है कि नॉर्मल मैकेनिज्म आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है, इफ़ इट इज़ स्ट्रोंगर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे समय तक है, उस केस में जो नॉर्मल से ऐसा है, स्ट्रॉन्ग है और लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए है, तो उस केस में आपको गैस बन सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है और डायरिया हो सकता है।
वहीं दूसरी तरफ अगर आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो वीक हैं और बहुत छोटे टाइम के लिए हैं, बहुत कम टाइम के लिए हैं, तो उस समय पे आपको क्या सकता है, आपका फूड जो है वो स्लोली पास करेगा और आपका फूड जो है, जो आपकी फीसिस हैं वो हार्ड होंगी और ड्राई होंगी। तो these muscular contractions play a very important role in your IBS. Then you have nervous system discoordination. Normally we have a well controlled behavior from our brain to our intestine, but during IBS this behavior or this pattern of contraction and relaxation is disturbed due to some neurological conditions. What happen here? There are poorly coordinated signals between the brain and the intestine takes place, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या आपको पेन हो सकता है। तो नर्वस डिसकोऑर्डिनेशन इज अनदर कॉज फॉर IBS। देन वी हैव सीवियर इन्फेक्शन। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आपको हुआ है बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके लिए डायरिया और आपके कॉन्स्टिपेशन का, एंड इट कैन लीड्स टू गैस्ट्रोएंटेराइटिस ऑल्सो। It can lead to gastroenteritis also. So this is another cause of IBS. Then we have early life stress. जनरली हम देखते हैं कभी जब हम टेंशन में होते हैं तो टेंशन के की वजह से आप देखिए कि आपको स्टूल में प्रॉब्लम होती है, स्टूल आप अच्छे से पेट खाली नहीं कर पाते, या फिर आपको एंग्जाइटी हो जाती है, उसकी वजह से आपको ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलते हैं। सो लाइफ स्ट्रेस, अर्ली लाइफ स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर IBS। इसके अलावा चेंजेस इन द गट माइक्रोब। आपको पता है आपकी जो इंटेस्टाइन है, गट है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन जब गुड बैक्टीरियाज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है और बैड बैक्टीरियाज की ज़्यादा हो जाती है, तब हमें कुछ कारण कुछ भी हो सकता है। कारण वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है, कारण आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कारण आपका फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उस समय पे आपको डायरिया हो सकता है, उस समय पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। तो वो भी आपका एक मेजर कॉज है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ IBS। तो IBS जो है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम 3 तरह के हो सकते हैं। पहला आपका IBS एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन। ये एक ऐसा IBS है जहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको स्टमक पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ब्लॉटिंग होगा, एबनॉर्मली डिलेड बोल मूवमेंट होगा, एंड लंपी स्टूल्स कैन ऑल्सो अकर। तो इस वाले जो IBS विद आपका कॉन्स्टिपेशन है उसमें आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे। अगर आपको IBS के साथ डायरिया हो रखा है, IBS विद डायरिया, उस समय पे आपको स्टमक पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, फ्रीक्वेंट एंड एबनॉर्मल बोवल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और जो आपका स्टूल होगा बड़ा लूज होगा, वाटरी होगा। तो ये यहाँ पे डायरिया को शो करता है, IBS एसोसिएटेड विद डायरिया। Then there is a mixed or hybrid kind of IBS where you can have both constipation and diarrhea. Both constipation and diarrhea can occur in this type of IBS. So these are the various types of IBS. Introduction to gastrointestinal diseases or inflammatory bowel diseases. So IBS is different thing and inflammatory bowel diseases is another different thing. So it is a group of IBD की अगर हम बात करें तो IBD it is a group of diseases or it is a group of chronic conditions which occurs in your gastrointestinal tract. तो पैथोजेनेसिस हम इसके लिए अगर इसके पीछे देखें, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस IBD और GID, यू कैन सी इम्यून डीरेगुलेशन। आपके इम्यून सिस्टम से कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, आपका जो इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाए या डिसरेगुलेशन इम्यून सिस्टम से हो, या फिर ऑल्टर्ड इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा, जो आपकी इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन है वहाँ पे अगर डिस्टर्बेंसेस हो तब ये GID या IBD अगर हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर हो गया हो, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपको कुछ गलत खाने से भी हो सकता है, या फिर आपको स्ट्रेस की वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कोई डैमेज हो गया हो उसकी वजह से भी आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। फिर है डिफेक्ट्स इन योर GIT म्यूकोसल बैरियर। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ योर इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे भी आपको वो भी एक कारण हो सकता है आपके GID और IBD का।
इसके अलावा अल्टर्ड इंटेस्टिनल मोटिलिटी, जो आपके इंटेस्टाइन हैं, जैसे हमने देखा IBS में देयर इज़ अ पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वैसे ही यहाँ पे भी जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की, जो मूवमेंट की क्षमता है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। तो ये सब कॉजेज जो हैं ये सारे कॉजेज आपको एक ऐसी कंडीशन में ले जाएंगे जिसको आप लोग IBD या GID के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो IBD है, इट कैन लीड्स टू स्टेट ऑफ क्रोनिक म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन, मेनली क्रोहन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो IBD को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्रोहन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर देखें व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ IBD और GID, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर हम देखें, अल्सरेटिव कोलाइटिस इट इज़ द म्यूकोसल और सब म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनली द रेक्टम एंड समटाइम्स कोलोनिक रीजन। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है। आप ये देख सकते हैं, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे इन्फेक्शन है और यहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इट इज़ द म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनली द रेक्टम एंड द समटाइम्स कोलोनिक रीजन्स। ये रीजन है जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है और रेक्टम में आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, सॉरी इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन। Whereas Crohn's disease is transmural inflammation of the ileum or any other part of the GIT। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका जो इन्फ्लेम्ड पार्ट है, ये आपका ये शो करता है आपका क्रोहन्स डिसीज़, ठीक है। ये पार्ट में होगी तो क्रोहन्स डिसीज़ होगा, और ये डिफरेंट पार्ट्स में अगर अकर करेगी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इसको हम कहेंगे अल्सरेटिव colitis. So this is the difference between ulcerative colitis and your Crohn's disease. Diarrhea, nausea, abdominal pain, rectal bleeding, fatigue, weight loss, anxiety, they are the most common symptoms of both ulcerative colitis as well as your Crohn's disease. And together ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आपको GID, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस या डिसीजेज और इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसऑर्डर्स में काउंट किए जाएंगे। अलॉन्ग विद IBD, अलॉन्ग विद इरिटेबल इंटेस्टिनल बोवल डिसीजेज, अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, हीमोरॉइड्स हो सकते हैं आपके इंटेस्टाइन में, फिशर्स हो सकते हैं, एनाल फिशर्स हो सकते हैं, पेरी एनाल एब्सेसेस हो सकती हैं, एनाल फिस्टुलाज हो सकते हैं, पेरी एनाल इन्फेक्शन हो सकता है, एंड कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है। अगर इसको आप ट्रीट नहीं करोगे, आप बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो इट कैन लीड्स टू कैंसर ऑल्सो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द ट्रीटमेंट अप्रोचेज। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल से पहले भी कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट हम देना चाहते हैं। वैसे जनरली देखा जाए तो IBD, IBS के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपको फूड हैबिट चेंज करनी है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है, कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन आप लोग ले सकते हो जो कि आपको सपोर्ट करे सिम्टम्स को कम करने के लिए। तो उन सिम्टम्स को क्योर करने के लिए, उन सिम्टम्स को कम करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं एलोसीट्रोन हाइड्रोक्लोराइड, इसको हम ले सकते हैं। इट इज़ एन सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट, तो ये इन्फ्लेमेशन में थोड़ा आपको रिलीफ करेगी। इसके अलावा लूबीप्रोस्टोन, इसको आप लोगे, ये एक क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है, ये आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन स्टेरॉइड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, या आप इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स भी कह सकते हो। तो ये एक लेटेस्ट अप्रोच है जिसको आजकल लोग और डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, और इतने लार्ज स्केल पे ये डिसीज़ है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए आपको ज़रूर न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ ज़रूर देखना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको कुछ चीज़ मैनेज करनी है तो यू शुड ट्राई समथिंग दैट इज़ नेचुरल। तो आपको ऐसी नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी होंगी जो कि लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक आप उनको कंज्यूम कर सकते हो बिना किसी टॉक्सिसिटी के। तो हम देख सकते हैं जो हमारी ट्रीटमेंट अप्रोच है, उस ट्रीटमेंट अप्रोच में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स को हम लोग कवर करते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, बदहजमी हो गई है, तो उस समय हम लैक्सेटिव्स यूज़ करेंगे, लैक्सेटिव यूज़ करेंगे। अगर आपको डायरिया हो गया है तो हम एंटी डायरियल जो एजेंट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। अगर आपको पेट दर्द है तो एंटी स्पाज्मोडिक्स यूज़ करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करेंगे। अगर आपको एंग्जाइटी की वजह से आपको ये जो IBS हो रखा है, इसके अलावा हमारे पास प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके गट फ्लोरा को ऑल्टर करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और फाइबर सप्लीमेंट्स भी हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय
कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ IBS और IBD। अब हम देखते हैं कि कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं और कैसे वो काम करेंगे आपकी बॉडी के अंदर इस IBS को ट्रीट करने के लिए, इस IBD को ट्रीट करने के लिए। तो यू कैन सी, सबसे पहला है हमारे पास प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ये जीते जागते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे आपको गुड बैक्टीरियाज होंगे। तो प्रोबायोटिक्स जनरली ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ पे बढ़ाते हैं। और या फिर इनको, जैसे जनरली हम प्रोबायोटिक्स को हम बाहर से लेते हैं और बाहर से लेने के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ जो गुड बैक्टीरियाज उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखें तो दीज आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड if they are administered in adequate quantity they confers good health benefits to the host or to the patients। ये डेफिनेशन WHO ने दी है आपके प्रोबायोटिक्स की। तो ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं आपकी बॉडी को, कैसे ये इंप्रूव करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं IBS और IBD जैसी सिचुएशंस को, ये हम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है, इट इज़ रिस्टोरेशन ऑफ ऑल्टर्ड गट माइक्रोबायोटा। जो आपकी गट के अंदर बायोटा है उसको ऑल्टर कर देता है, गुड बैक्टीरियाज की कंसंट्रेशन को ये बढ़ाता है। और जब गुड बैक्टीरियाज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बैड बैक्टीरियाज ऑटोमेटिकली उनकी जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाती है और वहाँ पे जो मटेरियल है, जो न्यूट्रिशन है वहाँ पे गट के अंदर, वो सब गुड बैक्टीरिया यूटिलाइज करके अपनी जो कॉलोनीज है उनको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इंक्रीज द नंबर ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया इसमें बिफिडोबैक्टीरिया, इकोलाई, लैक्टोबैसिलस एमोंग अदर्स। तो ये बैक्टीरियाज है जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कुछ ईस्ट भी हैं जैसे कि आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसेई है, इसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ पे बढ़ जाती है आपकी गट के अंदर अगर आप प्रोबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मैकेनिज्म है इसका, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेनिक बिकॉज ऑफ कंपटीशन and consequently the decrease of inflammation associated with the proliferation of pathogenic bacteria। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो गुड बैक्टीरियाज थे, हमने ये गुड बैक्टीरियाज हमने प्रोबायोटिक्स में लिए और हमने इंटेस्टाइन के अंदर डाला। इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे बैड बैक्टीरियाज हैं, ये बैड बैक्टीरियाज हैं, तो ये यहाँ पे न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये गुड बैक्टीरियाज यहाँ पे आए, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करने के लिए गुड बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करने के लिए इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करने लगे। और जैसे ही ये गुड बैक्टीरियाज की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली जो आपके बैड बैक्टीरियाज थे, बैड बैक्टीरियाज ये ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, खाने के लिए कंपटीशन होता है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो प्रोबायोटिक्स कैसे आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये आप देख सकते हो। प्रोबायोटिक्स के सोर्स भी मैंने इमेज में शो किए हुए हैं। सो दीज आर द some sources of prebiotics, these are the sources of prebiotics। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स के जो बेनिफिट्स हैं, प्रोबायोटिक के लेने के जो बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हो। दे शॉर्टन्स द इंटेस्टिनल इन्फेक्शन ड्यूरेशन, जो इन्फेक्शन हो रखा है आपके इंटेस्टाइन में उसके ड्यूरेशन को वो कम कर सकता है। इट मैनेजेस द लैक्टोस इंटॉलरेंस, ऑल्सो इट रिड्यूसेस द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड your bladder infections। Also it improves the irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases symptoms, जो associated symptoms हैं उसको भी ये कम करता है। इसके अलावा डायरिया को भी ट्रीट करने में आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं या जो आपका प्रोबायोटिक्स है वो अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम प्रीबायोटिक्स की बात करें तो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अभी तक हम प्रोबायोटिक्स हमने देखा, प्रोबायोटिक्स के लिए आप योगर्ट खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। और प्रीबायोटिक्स की अगर बात करते हैं तो प्रीबायोटिक्स के जो सोर्सेज हैं यहाँ पे देख सकते हो। होल ग्रेन से हमें प्रीबायोटिक्स मिलता है, बनाना से प्रीबायोटिक्स मिलता है, ये बीन्स लिखा हुआ है, बीन्स से आपको प्रोबायोटिक मिलता है। ऑनियंस इज द अनदर सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, गार्लिक, सोयाबीन एंड आर्टिचोक्स, दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ योर प्रीबायोटिक्स। और प्रीबायोटिक्स अगर इसको केमिकली हम देखें तो दे आर नॉन डाइजेस्टिबल fermentable dietary components that exerts beneficial effect on the host intestine through the modulation of composition activity of the gut microbiota। जो गट में माइक्रोबायोटा है, माइक्रोफ्लोरा है, बैक्टीरियाज हैं, उनके कॉम्पोजिशन को चेंज कर देता है, उनकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर देता है। इस तरीके से जो आपकी कंसंट्रेशन है गुड बैक्टीरियाज की वो आपके इंटेस्टाइन में प्रीबायोटिक्स के लेने से भी बढ़ सकती है। ये सारे सोर्सेज, आपका केला हुआ ये प्रीबायोटिक है, सेब हुआ ये प्रीबायोटिक है,
और सारे ऐसे होल ग्रेन्स वगैरह हमने देखे हैं जहाँ पे प्रीबायोटिक्स आप यूज़ कर सकते हो। देन एक और टर्म है सिनबायोटिक्स। सिनबायोटिक्स जब उसको कहते हैं जहाँ पे हम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन टू द अदर न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी, दीज आर फाइबर्स। फाइबर्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में। यहाँ पे फाइबर्स का काम क्या है? फाइबर्स लाइक ब्रूम्स, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें एक झाड़ू लगाने का काम ये करती हैं, ब्रूम्स की तरह काम करते हैं फाइबर्स। ये ना ही आपके एब्जॉर्ब होते हैं और ना ही ये आपके डिजॉल्व होते हैं, ये जस्ट आपको असिस्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह आपके उसमें हो रखा है उसको ये रिलीज आउट करते हैं, ईज आउट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो फाइबर से काम करते हैं, एक जस्ट ब्रूम की तरह, जैसे आप झाड़ू लेके पूरा साफ कर देते वैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर ये एक ब्रूम की तरह काम करते हैं। अगर केमिकली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होते, ना ही ये डिजॉल्व होते हैं, और ये ऐसे ही आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाते हैं। दे कैन बी नेचुरल और दे कैन बी सिंथेटिक। और इनको हम यूज़ किस लिए करते हैं? एज फॉर लग्जेटिव एक्शन। आपको जब कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, बंद वगैरह लगता है, तब आप इनको लग्जेटिव एक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो ये भी दो तरह के होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल फाइबर एंड वाटर सॉल्युबल फाइबर। वाटर इनसॉल्युबल ये प्रीडोमिनेंट होते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दे इंक्रीजेज द स्टूल वेट एंड प्रमोट द एलिमिनेशन ऑफ योर फीसिस। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल फाइबर्स हैं, दे हैव इफेक्ट ऑन लो कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड दे आल्सो रेगुलेट योर शुगर लेवल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट वी हैव सर्टेन अदर एग्जांपल्स ऑफ योर फाइबर्स, फाइबर कंटेनिंग ड्रग। जैसे वीट ब्रान हुआ। वीट ब्रान एक हार्ड कोट होता है आपके गेहूं के दाने के ऊपर, जो हार्ड कोट होता है, हम उस हार्ड कोट को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइबर। इसके अलावा आपने सुना होगा इस्पागुला या ईसबगोल की भुस्सी आपने सुनी होगी, तो ईसबगोल की भुस्सी भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। और ये फाइबर, ये जो हस्क होता है, ये भूसी होती है, ये म्यूसिलेजिनस पोर्शन होता है आपके सीड का। इट इज़ अ म्यूसिलेजिनस पोर्शन ऑफ योर सीड कोट, और जिसको आप लोग जब कंज्यूम करते हैं पानी के साथ या दही के साथ, तो वो आपके इंटेस्टाइन में जाके पानी को एब्जॉर्ब करती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके वो सॉफ्ट स्टूल बना देती है, जिससे कि थोड़ा सा आप जो अगर प्रेशर लगाओगे तो आप आसानी से स्टूल पास कर सकते हो। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसी ड्रग हैं जहाँ पे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इन IBS, जैसे कि गैस प्रोड्यूसिंग फूड, ऐसे फूड जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं। अल्कोहल है, एप्रिकॉट है, बनाना है, बीन्स है, ऑनियंस हैं, ये ब्लॉटिंग कॉज करते हैं, आपको गैस पास करने में आसान होता है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। आप कुरकुमिन इस्तेमाल कर सकते हो। कुरकुमिन आपको टर्मरिक से मिल जाएगा। टर्मरिक इट एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड रिड्यूसेस म्यूकोसल इंजरी बाय इनहिबिशन ऑफ साइटोकाइंस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे आप कुरकुमिन को यूज़ कर सकते हो। फिर आप ग्लूटामाइन यूज़ कर सकते हो, ये डेयरी प्रोडक्ट है, आपको चिकन से, मीट से, वेजीज से भी मिलता है। इट मेंटेन द हेल्थ ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ योर इंटेस्टाइन। फिर जिंक है, जिंक आपको रेड मीट से मिलता है, ऑयस्टर से मिलता है, पोल्ट्री से मिलता है। इसका काम क्या होता है? इट इंप्रूव्स द इंटेस्टिनल हेल्थ एंड रिड्यूसेस डायरिया। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जिंक इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन्स हैं, जैसे वेरियस सोर्सेज हैं विटामिन्स के, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। और यहाँ पे विटामिन डी जो है ये डाउन रेगुलेशन करता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का। जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती है इंटेस्टाइन की, वहाँ पर ये विटामिन डी जो है आपको काम में आ सकता है और आता है। फिर है मशरूम, आप देख सकते हो मशरूम, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि कैसे मशरूम काम करता है? इट प्रमोट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीजेज बाय रिड्यूसिंग द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन्स। इसके अलावा पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, आपका अनार का एक्सट्रैक्ट है, ये क्या करता है? इट डिक्रीजेज द एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंड IL-4। तो ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप क्रैनबेरी यूज़ कर सकते हैं, आप जिंजर यूज़ कर सकते हैं। जिंजर क्या करता है? इट प्रोटेक्ट योर म्यूकोसा बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। इसके अलावा ग्रीन एल्गी आप लोग एम्प्लॉय कर सकते हो। ग्रीन एल्गी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ग्रीन एल्गी आपके कोलोन को प्रोटेक्ट करती है, टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है बाय डाउन रेगुलेटिंग द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर गामा एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो इन्फ्लेमेशन को ये सारी ड्रग्स जो हैं वो कम करती हैं, और उससे आपकी जो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसऑर्डर्स है वो कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्वेरेट्रोल, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम एक ड्रग है कालमेग, इसको यूज़ कर सकते हैं। रेस्वेरेट्रोल क्या करता है? इट सप्रेसेस ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड कापा बीटा एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा।
इसके अलावा जो कालमेघ है, इट रिड्यूसेस द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड अदर इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो कुल मिला के जो सारी ड्रग हैं उनका इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसकी मीडिएटर्स को ही रेगुलेट करते हैं, जिससे कि आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं होती और आसानी से आपके स्टूल पास हो जाते हैं और आसानी से आप जो है इनको मैनेज कर सकते हो, IBS या IBD को आप मैनेज कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो मच। इन योर नेक्स्ट क्लास वी विल कवर, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कुछ ऐसी हर्ब्स जैसे अल्फा है, चिकोरी है, जिंजर है, फेनुग्रीक है, गार्लिक है, जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। क्या उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।